नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। 2 ही दिन पहले की बात है, मैंने अखबार के लिए एक संपादकीय लिखा था कि दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के शहर दुर्ग में, दुर्ग जिले में किस तरह से एक शादी के समारोह में रसगुल्ले को लेकर झगड़ा हुआ और एक नाबालिग लड़के ने किस तरह वहाँ रसगुल्ले की लड़ाई में एक बालिग को चाकुओं से गोद डाला, मार डाला और थाने जाके अपने एक दोस्त के साथ, जिसने साथ दिया था शायद कत्ल करने में, थाने में समर्पण कर दिया कि मैंने उसको मार दिया। नाबालिग लड़का था। माँ बाप भी शायद जुर्म से जुड़े हुए थे पहले से, ऐसी खबरें थीं। कल की खबर 2 अलग अलग जगहों से आई, भयानक थी। छत्तीसगढ़ में धमतरी के एक स्कूल में टीचर ने डांटा किसी लड़के को। मैं नहीं जानता कि टीचर का काम, प्रिंसिपल का काम बिना बच्चों को कभी कभार डांटे बिना कैसे चल सकता है। मैं तो मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को कई तरह की गलतियों के लिए कई बार डांटता हूँ, लेकिन अभी धमतरी की जो घटना हुई है और मध्य प्रदेश के छतरपुर की जो घटना हुई है, उसको लेके थोड़ा दहशत में हूँ। मुझको लगता है मुझको ऑफिस के भीतर भी कम डांटना चाहिए लोगों को। तो धमतरी में एक स्कूली छात्र ने 2 टीचर्स को चाकू मारा, हमला किया, चाकू से घायल कर दिया, अस्पताल उनको लेके जाना पड़ा। अभी कैसी हालत है मैंने देखा नहीं है, और गायब हो गया है लड़का। उसके बाद से फरार चल रहा है। स्कूली लड़का है, नाबालिग है। छतरपुर पे आते हैं। छतरपुर में प्रिंसिपल ने किसी लड़के को डांटा, नाबालिग लड़का है, स्कूल का छात्र। वो पिस्तौल लेकर गया और वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग दिख रही है कि पिस्तौल लेकर जा रहा है वो। प्रिंसिपल को देखा नहीं दिखा, पता लगा प्रिंसिपल वॉशरूम गए हैं, टॉयलेट, शौचालय, पेशाब घर जो भी गए हैं। वहाँ जाके उसने गोली मारी प्रिंसिपल को, और फिर शायद प्रिंसिपल की ही स्कूटर लेकर फरार हो गया। छतरपुर उत्तर प्रदेश के पास का इलाका है शायद, तो वो उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुआ है कल वो लड़का। नाबालिग है। ये जितना 3 घटनाएं बतला रहा हूँ सब नाबालिग हैं। नाबालिग से बलात्कार करें, ऐसे बहुत सारे मामले हो रहे हैं। नाबालिग गांजे की, दूसरे नशे की स्मगलिंग करें, उसको बेचें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। नाबालिग चोरी करें, जुआ खेलें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये घटना ज़्यादा फिक्र करती है जिनमें चाकू मार दिया, मर्डर कर दिया, पिस्तौल से प्रिंसिपल को मार डाला छात्र ने। क्या करें लोग। मैं तो खुद स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मुझको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ रहती है, गलत काम रहते हैं, हरकतें रहती है जिनमें डांटना पड़ता है। सब जगह डांटना पड़ता है। मैं काम करता था, मेरे ऊपर लोग रहते थे, मुझको भी डांटा है उन्होंने। ऐसा नहीं कि मैं बिना डांट के बड़ा हो गया। क्या किया जाए। परिवार के भीतर डांट में नाबालिग जो है मर्डर कर दे रहे हैं या खुदकुशी कर ले रहे हैं, किसी ने डांट दिया तो अपने ऊपर भी हिंसा कर रहे हैं या दूसरों के साथ हिंसा कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि ये नाबालिग जो है ये इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनके भीतर। मैंने अखबार के लिए लिखा था, एडिटोरियल अभी मेरे सामने है। मुझको कुछ चीज़ें जो लगती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो परिवार का असर होता है लोगों के ऊपर, कि अगर माँ बाप का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर वो कहीं मुजरिम रहे हुए हैं, हिंसा में शामिल रहे हुए हैं, तो बच्चों के सामने एक मिसाल रहती है। वो उस लाइन पे आसानी से चल सकते हैं, उनको रोकने टोकने वाले लोग नहीं रहते हैं। एक दूसरा, मुझको लगता है कि जो इस उम्र की ज़रूरत रहती है लड़के लड़कियों की एक दूसरे से मिलने की, उठने बैठने की, जब वो पूरी नहीं होती है तो कहीं पोर्नो फिल्म देखकर, ब्लू फिल्म देखकर कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं जो सोचें कि ये लड़की जो है ये भी तो जवान है, इसको भी ज़रूरत होगी, तो चलो उससे कुछ किया जाए। तो एक लड़का घेर कर, एक तो घटना अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले हुई। एक नाबालिग लड़की
उसका एक कोई दोस्त उसने मिलने के लिए बुलाया और अपने 4 या 5 और दोस्तों को बुलाया और सब ने उस लड़की से बलात्कार किया। एक से दोस्ती थी, बलात्कार करने के लिए उसने अपने सब दोस्तों को बुला लिया। तो ये अगर देह की जरूरत भी है तो ये किस तरह की जरूरत पूरी हो रही है? मैं कहता हूं अगर किसी ने अकेले बलात्कार कर लिया होता तो मैं मानता कि आपके देह की जरूरत थी। आप अपनी गर्लफ्रेंड से रेप करने के लिए 4 और लोगों को बुला रहे हो, दोस्तों को, और सब लोग मिलके गैंग रेप कर रहे हो। उससे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, बारी बारी से सब लोग रेप कर रहे हैं, लड़की को बतला रहे हैं कि शिकायत की तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और ये वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ऐसे आप अगर पोर्नो वेबसाइट देखें तो उसमें हिंदुस्तान के ऐसे बलात्कार वगैरह के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, बहुत सारे। मुझको यूपी या बिहार का कहीं का पता था कि वहाँ तो गांव-गांव में जो कंप्यूटर सेंटर चलते हैं, मोबाइल शॉप जो चलती हैं, उनमें आप अपना पेन ड्राइव लेके जाओ तो 100 रुपये में 100 वीडियो डाल देते हैं, ऐसा देसी वीडियो। अब सवाल ये उठता है कि जो ये हिंसा हो रही है, जो जुर्म हो रहा है, मैं अभी दो तीन तरह के जुर्म की ही बात कर रहा हूँ, एक बलात्कार, एक हत्या और एक आत्महत्या। कुल इन 3 गंभीर जुर्म की बात कर रहा हूँ मैं। क्या किया जाए मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक तो कहा आपको कि उस उम्र की जो भावना की ज़रूरत है, बदन की जो ज़रूरत है वो नहीं हो पाती पूरी, तो ऐसा होता है, पहली बात। दूसरी बात मुझको लगता है कि नशे में जो पड़ जाते हैं लोग, उनके सामने फिर कुछ नहीं रहता। नशे में तो इंसान जो है वो किसी भी तरह के जुर्म कर लेते हैं। जो चाकू चला रहे हैं, मार रहे हैं चाकू दूसरों को, इनमें अधिकतर लोग मुझको ऐसा लगता है नशेड़ी रहते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चाकू चलाने के बाद उनको कैद होगी, जेल होगी, ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग हैं 2। तीसरा मुझको लगता है कि जो आवारा हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, बेघर के हैं, घर से निकल गए हैं या निकाल दिए गए हैं, ऐसे लोग हैं। मुझको लगता है कि इनके सामने मोटिवेशन की कमी रहती है, इनके सामने कोई प्रेरणा नहीं रहती, इनके सामने कोई उद्देश्य नहीं रहता आगे बढ़ने का। पढ़ाई छूट चुकी रहती है, काम कहीं रहता नहीं है, कहीं भी सो जाते हैं, खा जाते हैं, ज़रूरतें बहुत कम रहती हैं। ज़रूरत रहे तो कहीं किसी की कार धो दो, कहीं बर्तन मांज दो, कहीं सामान ट्रक में चढ़ा दो, उतार दो, घास छील दो किसी के घर के सामने की। कोई भी काम करो, पैसा पाओ, थोड़ा सा नशा करो, थोड़ा सा खाना खाओ, अगले दिन में पहुँचो। तो मुझको लगता है ऐसे लोग भी रहते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं जो किसी एक जुर्म की वजह से बाल सुधार गृह पहुँचे हैं, जो कि मोटे तौर पर हिंदुस्तान में जुर्म की ट्रेनिंग देने के सेंटर हैं। यानी वहाँ पहुँचने वाले नाबालिग चाहे किसी छोटे जुर्म के लिए वहाँ भेजे गए हों, जब तक वो वहाँ से निकलते हैं तब तक दूसरे बच्चे जो हैं वहाँ पे गंभीर जुर्म वाले, वो उनसे ट्रेनिंग लेके सीख कर अधिक बड़े मुजरिम होकर पहुँचते हैं, बाहर निकलते हैं। ये हो गया। अब मुझको लगता है क्या करना चाहिए इनके लिए, स्कूल कॉलेज के टीचर और प्रिंसिपल क्या करें। अभी मैंने पिछले ही हफ्ते देखा छत्तीसगढ़ में एक हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान पाठिका, उन्होंने किसी टीचर को डांटा, कुछ किया या नोटिस दिया, वो नशे में टुन्न होकर बंदूक लेकर पहुंच गया धमकाने के लिए। अब मान लीजिए छतरपुर में जैसा पिस्तौल लेके पहुंचा और मार डाला प्रिंसिपल को, तो लोग क्या करें, अपने काम को कैसी जिम्मेदारी से पूरा करें, कितना खतरा उठाकर पूरा करें, क्या करें, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। मेरे पास कोई इसका सीधा सीधा इलाज नहीं है, सिवाय इसके मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि समाज में बेहतर काउंसलिंग की ज़रूरत है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्शदाताओं की ज़रूरत है। मेरी जानकारी में, मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे स्कूल बहुत सारे हैं, शायद 1000 या उससे ज़्यादा स्कूल होंगे, लेकिन आधा दर्जन ही स्कूल ही ऐसे होंगे जहाँ पर कोई परामर्शदाता है। ये लाखों रुपए फीस वाले स्कूल हैं,
यहाँ पर भी अंशकालीन पार्ट टाइम परामर्शदाता हैं जो पहुँचते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा टीचर को परेशान कर रहा है या कर रही है तो ऐसे बच्चों के माँ बाप को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाती है। बहुत कम स्कूलों में, शायद आधा दर्जन स्कूलों में ही होंगे, वो भी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन के लिए। मुझको लगता है कि हमारे पास जितने विश्वविद्यालय हैं इनमें हमको मनोविज्ञान के विभाग में हमको परामर्शदाताओं के कोर्स शुरू करने चाहिए। और जिस तरह से हम स्कूल के शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य है, कहीं कहीं पे उनको योग सिखाने का भी प्रशिक्षण देते हैं कि वो योगा टीचर बन सकें, ऐसा ही मुझको लगता है कि हमको वैल्यू एडिशन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श की एक शिक्षा उनको देनी चाहिए। 1 साल 2 साल का कोर्स हो, और उनको सरकारी नौकरी भी पा चुके हैं तो उनमें से चुनिंदा लोग जिनकी दिलचस्पी है उनको ये पढ़ाई करवाई जाए और इसके बाद उनको थोड़ी सी बेहतर तनख्वाह दी जाए, कोई भत्ता दिया जाए इसका। और हर शहर में, हर कस्बे में ऐसे कुछ लोग रहें आबादी के अनुपात में जो बच्चों को, बड़ों को परामर्श दे सकें। बच्चों के साथ साथ कई बार ये भी रहता है कि माँ बाप को भी परामर्श देना पड़ता है, तो इसलिए ये परामर्शदाता बच्चों या उनसे जुड़े मामलों में जो भी रहें उनको परामर्श देते। मुझको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत वोट किसी सरकार को नहीं दिलाएगा, धीमा काम है। आज अगर सरकार फैसला लेगी तो 2 साल बाद परामर्शदाता तैयार होंगे और 3 साल 4 साल बाद जाके बच्चों तक उनका परामर्श काम आने लगेगा। लेकिन हड़बड़ी भी क्या है, अगर 5 साल बाद भी हमको फ़ायदा मिलना चालू होता है तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर परमाणु युद्ध ना हो तो हो सकता है कि हम 1000-2000 साल भी और जिंदा रहने वाले हों। तो इन 5 साल के बाद भी अगर परामर्श अगर उपलब्ध है लोगों को, जनता को, बच्चों को, उनके माँ बाप को, तो इससे हिंसा कम हो सकती है। इस बात को समझना चाहिए कि परामर्श सस्ता पड़ेगा, परामर्शदाता सस्ते पड़ेंगे। आज हर क्राइम में नाबालिगों के जितने जुर्म हैं उनमें भी पुलिस लगती है, जुवेनाइल कोर्ट लगता है, बाल सुधार गृह लगता है। वो बालिग हो जाते हैं तो उनको जेल भी लगती है। इन सब में सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ये सस्ता नहीं है। और एक नाबालिग जब चाकू मारकर किसी का कत्ल करने जैसा हो जाता है या गैंग रेप के लायक हो जाता है तो समाज के लिए एक बड़ा खतरा भी रहता है। ऐसे खतरे से जूझना समाज को सस्ता नहीं पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए मैं इस पे आ रहा हूं कि एक आसान तरीका है, थोड़ा लंबा रास्ता है ये, इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, इसको नॉर्मल स्पीड पे ही चलना होगा। लेकिन सरकारों को बिना देर किए हुए अपने प्रदेश के हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में परामर्श के, मनोवैज्ञानिक परामर्श के और सीटें वहाँ पे बढ़ानी पड़ेंगी और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मानना पड़ेगा, इसके अलग अंक देने पड़ेंगे स्कूल टीचर्स को, कॉलेज टीचर्स को। ऐसे परामर्शदाता स्कूल कॉलेज के बाहर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 2 जगहों को, चूंकि बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं बच्चे, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरी अपील है सरकारों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 की मैंने मिसाल दी है, लेकिन सभी जगह कमोबेश जुवेनाइल वायलेंस का यही हाल हो रहा है। तो मेरी अपील है कि सरकारों को बिना देर किए हुए मनोवैज्ञानिक परामर्श के कोर्स बहुत सारे शुरू करने चाहिए। चाहे किसी दूसरे परामर्शदाता को आपको वहाँ पर उम्र हो जाने पर भी, वो प्रोफेशनल रहते हैं, उम्र हो जाने पर भी अगर उनको व्याख्याता, प्रोफेसर बनाकर आप लेकर आएँ और वहाँ पे वो नए परामर्शदाता तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं शाम रात, देर रात तक भी पैदल घूमता था और बगीचे में, मैदान में मैं बहुत सारे लोगों को, 4 लड़के गांजा पी रहे हैं, 5 लड़के दारू पी रहे हैं, तो मैं अकेले ही रोकता था जाके, अंधेरे में भी उनको, डरता नहीं था।
फिर पुलिस को फ़ोन करके बुलाता था और खड़े रहता था, जब तक पुलिस आए लेके जाए तब तक खड़े रहता था। अब बंद कर दिया है। अब नशा जितना फैल गया है, चाकू जितने हर जेब में आ गए हैं, चाकूबाजी जितनी बढ़ गई है, तो जिन दोस्तों से बात करते हुए मैं घूमता था, उन्होंने जिद करना शुरू किया कि आप घर लौटिए, लोग दारू पी रहे हैं तो आप पुलिस को घर जाके खबर कीजिए, वहाँ खड़े रह के खबर मत कीजिए। तो इतना मुझको डराया और खबरों को पढ़ पढ़ के मैं सच में ही डरा हुआ हूँ। अगर 4 लड़के ये तय कर लें कि मुझको चाकू मारेंगे तो मैं कैसे बच सकूँगा उनसे। वो तो नशे में भी हैं जिसमें उनकी ताकत अंधाधुंध हो जाती है। तो मैं आज केवल यही एक बात कहने आया हूँ, सावधान तो रहिए आप। अपने बच्चों को भी नशे से दूर रखिए, हिंसा से दूर रखिए। मैं तो अपने दोस्तों के घर जाता हूँ तो उनके 5 साल 10 साल के बच्चे अगर पिस्तौल से, तलवार से, धनुष से, त्रिशूल से और गदा से अगर खेलते मुझको दिखते हैं खिलौने के, तो मैं कहता हूँ ये खिलौने अलग करो भाई। दुनिया हथियारों को वैसे ही बहुत झेल रही है, इसको अलग कर दो। इसको धर्म वर्म से जोड़ के मत देखो, हॉलीवुड से जोड़ के मत देखो कि वहाँ मशीन गन रहती है तो बच्चे को वैसी मशीन गन। बच्चों के दिमाग में हो सकता है आ जाए कोई कार्टून फिल्म या कुछ देखकर। कभी मत दीजिए बच्चों को खिलौनों के लिए हथियार जैसे शक्ल वाले खिलौने, कभी मत दीजिए। हर चीज़ से दिमाग में हिंसा कहीं ना कहीं बढ़ती है। आप अपने इलाके में जो नेता हैं उनसे कहिए कि आप मनोवैज्ञानिक परामर्श बढ़ाइए हमारे यहाँ। हमारे मोहल्ले में जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे आके परामर्शदाता माँ बाप को समझाएं कि अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें, बच्चों को समझाएं कि कैसे आगे बढ़ें। और कोई बच्चे अगर नशे और हिंसा में उलझ गए हैं तो उनको तो और ज़्यादा परामर्श की ज़रूरत है। अपने नेताओं को छोड़िए मत। जो नेता आपके पास वोट मांगने आए, पार्षद आए, विधायक आए, सांसद आए, सबको कहिए कि समाज में परामर्श के लिए क्या कर रहे हो आप। पूछिए हर किसी से। आपको मेरी बात अगर तर्क संगत लगती है तो हमारे इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, दूसरों को भेजिएगा। इसमें कुछ बिकाऊ एलिमेंट नहीं है तो आसानी से नहीं बिकेगा। आप दूसरे लोगों के भले के लिए उनको भेज सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। हमारे आपके सबके भले की बात है ये, और जो खतरा एक बना हुआ है उससे बचने की बात भी है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, मैंने नशे की चर्चा की है। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। नशे से दूर रहिए। अगर आप कोई भी नशा करेंगे तो आपके बच्चों के उसी नशे में पड़ने का खतरा बहुत बड़ा रहता है। बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू शराब गांजा, जिस तरह का भी आप नशा करते हैं, किसी कफ सिरप का, किसी और टैबलेट का, सब छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चों के लिए पहली मिसाल रहते हैं, पहली मिसाल। आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, अगली पीढ़ी की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। आप खुद कैंसर पाके जाएंगे अगर तंबाकू किसी भी शक्ल में लेते हैं। आपके बच्चे तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जब बड़े होंगे तब तक वो इतना बिगड़ चुके रहेंगे कि आपका कुनबा जिसके लिए आप ज़मीन जायदाद मकान खेत गहने कुछ छोड़ के जाना चाहते हो, अगली पीढ़ियों के पास सामान रह जाएगा, सेहत नहीं रहेगी। तो आप अगली पीढ़ियों की सेहत अगर चाहते हो तो अपने आप को इनमें से हर ऐब से परे रखो। फिर मिलेंगे।